हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। वर्क एनर्जी पावर के लास्ट 2 लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कंसेप्ट को समझा है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझा है। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में रिलेशन को समझा है, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम डिराइव किया है, मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट को समझा है। पोटेंशियल एनर्जी साहब एक ऐसी चीज है जिसके मैथमेटिकल रिलेशन को, डिफरेंशियल और इंटीग्रल 2 रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में, वो मैंने डिटेल में आपको समझाया। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स का डिफरेंशियल रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में du by dr। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बट उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा और फोर्स को डिफाइन करेगा। इसका इंटीग्रल रिलेशन क्या होता है साहब? तो देखिए ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल को डिफाइन करता है। तो मैथमेटिकल रिलेशन तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब फिजिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो धीरे धीरे आपको विजुअलाइज होगा जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे। तो असल में पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है आपको समझ आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट को भी अच्छे समझाया था। अभी बताया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम से मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव किया था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम समझा था। वो कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, असली लॉ क्या है, नकली लॉ क्या है, ये सारा चीज हमने डिटेल में समझा था। लास्ट लेक्चर में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है, ये असली फॉर्मूला है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये नकली फॉर्मूला है, कभी वैलिड होगा कभी नहीं होगा, ये डिटेल में डिस्कस किया है। मैं सजेस्ट करूंगा लास्ट लेक्चर को एक बार और देखना, क्योंकि साहब बच्चा 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेता है चैप्टर, 2-3 साल ड्रॉप भी कर लेता है, फिर भी उसको वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क डन माइनस डेल्टा यू में कंफ्यूजन रहता है, और कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आ गया। अब वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 7 में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। बताओ, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल एप्लीकेशन क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? स्लोप ऑफ द कर्व। किसी भी ग्राफ का स्लोप आप कैसे निकालते हैं? y को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन से स्लोप पता चल जाता है। या टेंजेंट प्लॉट करते हैं, टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाता है वो एंगल tan थीटा में पुट कर देते हैं और वो tan थीटा स्लोप बनाता है। एंगल इज नॉट स्लोप, tan थीटा इज स्लोप। ये आपने डिटेल में समझा है। तो सबसे पहले हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला का ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ देखेंगे और एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना आ जाएगा, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम पे बहुत सारे सवाल कराएंगे। तो प्रोबेबली ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया हम क्या बातें करेंगे। तो सबसे पहले आइए साहब इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का मैंने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ का स्लोप असल में किस चीज को बताता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ग्राफ का स्लोप पूछे आप डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दो बिना सोचे समझे। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मींस du by dr। व्हाट इज du by dr? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। असल में होता क्या है ये? देखो du by dr क्या होता है? माइनस को उधर भेज दो, निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स नहीं, सिर्फ फोर्स बोलना गलत होगा, निगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप यहां पे कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स एंड दैट मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा साहब? फोर्स को बता देगा। मान लो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मैं इस पे ऊपर लेके जा रहा हूं, इस पाथ पे ऐसे लेके जा रहा हूं। तो असल में यहां से यहां जाने में इसका जो पाथ होगा और उस पाथ का जो स्लोप होगा वो उस पे लगने वाले फोर्स को बताएगा। अरे भाई, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? फोर्स को। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है और इस लाइन पे ऐसे चल रहा है तो इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज डिफाइंड एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या करते हैं साहब, एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और ये सवाल
कंसेप्ट के फॉर्म में और न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाता है। मान लो एक ऐसा ग्राफ बना दूं मैं, देखो ध्यान से, u वर्सेस r पे, और बोलो कोई पार्टिकल को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, यहाँ से उठा के सीधा सीधा यहाँ पे इस पाथ पे लेके जा रहा हूँ पार्टिकल को, ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने। अब डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी देखो फिक्स है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। इसका स्लोप बताता है कि इसको फोर्स को, तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, स्लोप फोर्स को बताता है, फोर्स क्या होगा 0। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो बॉडी पे लगने वाले फोर्स को बताएगा। किसी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो जिस भी पैटर्न में चेंज हो रहा है उसका स्लोप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फोर्स को बताता है। अब मान लो u वर्सेस r का एक ग्राफ ऐसा बनाया, थोड़ी देर तक तो ऐसा था, फिर ऐसा डिप कर गया, और फिर ऐसा बन गया। यह है किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मान लो पार्टिकल को आप यहां रख देते हो, कोई दिक्कत नहीं, रख दो, पोजीशन डिफाइन करते हैं। इस पार्टिकल को यहां रखते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं बी, और इस पार्टिकल को यहां रखते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं सी। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, माइनस ऑफ फोर्स को। तो जब स्लोप, अगर मैं ऐसे माइनस फोर्स को इधर ले आता हूं, m को इधर लाऊं, तो सीधा फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप पॉजिटिव देन फोर्स निगेटिव, एंड इफ स्लोप इज निगेटिव देन फोर्स विल बी पॉजिटिव। भाई कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। चलो साहब अब फटाफट यहां बात करते हैं। बताओ अगर मैं ए पे बात करूं, एट ए, तो ए पे स्लोप की वैल्यू बोलो 0 एंड स्लोप इज फोर्स। अरे भाई du/dr की बात कर लो, और चलो मॉड की बात करो, तो मॉड में माइनस तो इग्नोर कर दोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखोगे ना। अरे यार मॉड की बात करूंगा, du/dr का मॉड ले लूंगा मैं, तो du/dr का मॉड सिर्फ फोर्स को बताता है, निगेटिव साइन डायरेक्शन को बता रहा था यहाँ पे। चलो बताओ क्या हो जाएगा, स्लोप 0 है तो फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है। चलो एट बी, तो आप जानते हो कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली इस ग्राफ का स्लोप 0 है। देखो बाद में स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप घट रहा था फिर बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 होने के कारण देखो du/dr 0, तो नेट फोर्स यहां भी क्या होगा, बी पे भी क्या होगा, 0। सी पे बात करूं मैं, एट सी, तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, du/dr। यहां पे बोलो फोर्स क्या होगा, 0। यहां पे फोर्स 0 नहीं है। देखो मान लो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ऐसा ग्राफ बनाता हूं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का नेचर क्या है, तो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का नेचर का मैग्नीट्यूड अगर देखता हूं मैं, डायरेक्शन इग्नोर करता हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता हूं, तो बताओ इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, स्लोप ही फोर्स को बताएगा। अब इस ग्राफ का स्लोप अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिए, स्लोप इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। देखो ना बेटा, स्लोप डिक्रीज होते होते यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। हेंस फोर्स इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, और यहां पे एग्जैक्टली आगे फोर्स क्या हो जाएगा, 0। फोर्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ये फॉर्मूला है ना यार, मैथमेटिकली थोड़ा फील करो, फिजिकली धीरे धीरे आएगा। चलो देखो यहां पे तो ए पॉइंट बी पे, सी पे, तीनों जगह पे स्लोप क्या है, 0 है। आपको मैक्सिमम मिनिमा मैंने पढ़ाया था, याद है। लाइफ के लिए क्या अच्छा होता है, मैक्सिमा को अटेंड करना या मिनिमा को अटेंड करना। तो मैंने आपको बताया था कि देखो बेटा, याद करो, हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा क्या रिप्रेजेंट करता है, सर स्लोप को। अगर स्माइलिंग कर्व है ये, तो स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है, और क्राइंग कर्व है तो स्लोप यहाँ पे घट रहा है। अगर स्पेशली मैं इस रीजन की बात करूँ तो कैसा कर्व है ये, क्राइंग कर्व है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप डिक्रीजिंग होगा। कहाँ पे, सी पॉइंट पे। इसके नियर बाई में क्राइंग कर्व है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा पे स्लोप डिक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे स्माइलिंग कर्व है, देखो बना भी देता हूँ मैं, देखो सी पॉइंट के लिए देखो, और बी पॉइंट पे देखो बेटा, ये याद होना चाहिए तुम्हें, मैंने बेसिक मैथ में बहुत जबरदस्त तरीके से बताया था। बी के लिए बोलो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और ए पे स्लोप 0 है एंड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी स्लोप 0 0 0। तो अगर मैं यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन देखूं, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब इसका स्लोप तो du/dr था, अब स्लोप में चेंज देखता हूं तो इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट एंड 0 है, तो स्लोप में चेंज क्या हो जाएगा, 0। मतलब इसका अभी भी फोर्स कहीं भी रखो इस पे 0 ही लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स तो du/dr नहीं होता, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r का वैल्यू 0 ही होगा। बी के लिए देखें अपन, तो बताओ यहाँ पे मिनिमा है, मिनिमा क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्राफ हंसता हुआ है, क्योंकि जीवन में मिनिमा अटेंड करना
ज़्यादा खुशी का पल होता है मैक्सिमा अटेंड करने से, क्योंकि मैक्सिमा अटेंड कर लेते हैं अगर आप, तो ये आपका यहाँ से डीके स्टार्ट होता है, आप वहाँ से नीचे गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। और अगर आप मिनिमा अटेंड करते हैं उसके बाद आपका ग्रोथ होता है। तो क्या अटेंड करना अच्छी बात है? मिनिमा। मिनिमा अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको खुश होना चाहिए कि अब हमारे लिए सिर्फ ऊंचाई आसमान में उड़ना है, ऊंचाई आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। कब? मिनिमा के बाद। तो मिनिमा पे चेहरा हंसता हुआ हो जाता है। कि देखो हंसता हुआ चेहरा मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा? ड्यू बाई डी आर स्लोप बताता है इस ग्राफ का, यू वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ड्यू बाई डी आर। इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब चेंज इन स्लोप। चेंज इन स्लोप बताओ क्या होगा? चेंज इन स्लोप होगा तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव, बढ़ रहा है। तो मिनिमा पे चेंज इन स्लोप क्या हो जाता है? पॉजिटिव। और मैक्सिमा पे देखोगे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर, बताओ चेंज इन स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। मैक्सिमा पे चेंज इन स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है सर। अब मान लो इस बॉडी को उठा के आप यहां रख देते हो, मेरी बात सुनना अच्छे से, इस बॉडी को उठा के यहां रख देते हो, स्लोप बोलो तो इस पॉइंट पे स्लोप है पॉजिटिव। अरे भाई ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेगा, 90 से कम एंगल बना रहा है ना, स्लोप पॉजिटिव। चलो यहाँ पे आओ, स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फोर्स कैसा लग रहा है? निगेटिव। निगेटिव मतलब पीछे की तरफ, पॉजिटिव फोर्स मतलब आगे। इफ फोर्स इज पॉजिटिव, इफ फोर्स इज पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ फोर्स इज निगेटिव मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे लग रहा है। यहां पे बोलो फोर्स कैसा होगा? फोर्स किधर होगा? फोर्स होगा निगेटिव, मतलब पार्टिकल में फोर्स पीछे लगेगा। और यहां पे अगर मैं पार्टिकल रख दूं, यहां पे उठा के मैं पीछे पीछे यहां ले आता हूं, यहां पे स्लोप बोलो क्या होगा? तो टेंजेंट ऐसे प्लॉट करते हैं अपन, एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है तो स्लोप निगेटिव होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव होगा, मतलब आगे की तरफ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स पॉजिटिव है, ये देखो फोर्स निगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, इसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर पार्टिकल को कहीं भी रखो तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, पार्टिकल को पीछे खींच के जाएगा। और यहाँ पे पार्टिकल को कहीं भी रखो तो फोर्स आगे लग रहा है, पार्टिकल को आगे ले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमा जहाँ पे अटेन होता है वहाँ पे पार्टिकल को अगर आप थोड़ा भी डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है। और कोई भी पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट, उसका मतलब है कि वापस वहां रहना चाहता है। अब यहां पे था क्या? नेट फोर्स 0, तो इक्विलिब्रियम है, और यहां पे रहना भी चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अब ध्यान से देखेंगे सी पॉइंट पे, कहां बेटा बोलो? सी पॉइंट पे पार्टिकल को अगर यहां से उठा के यहां रख दोगे तो स्लोप बोलो, स्लोप स्लोप निगेटिव। स्लोप निगेटिव तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव, आगे की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब इसमें फोर्स पॉजिटिव आगे की तरफ लगेगा। और पीछे उठा के रखोगे तो देखो इसका स्लोप स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, मींस पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। ओहो हो, ये तो लोचा हो गया। अगर पार्टिकल को उठा के यहां रख दोगे तो क्या होगा? इस पे फोर्स पीछे लगेगा, पार्टिकल पीछे चला जाएगा। और पार्टिकल को उठा के आगे रखोगे तो फोर्स आगे लगेगा, पार्टिकल आगे चला जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ग्राफ में इत्तेफाक से ऐसे जगह पे हो रहा है जिसको तुम फिजिकली विजुअलाइज कर लोगे मैथमेटिक्स के साथ साथ। कैसे? मान लो ये बाउल जैसा है, अरे कटोरा, समझ गया? पढ़ाई नहीं करेगा तो यही लेके घूमना पड़ेगा। यहाँ पे बॉल रख दो, रेस्ट में रहेगा, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे बॉल रख दो, रेस्ट में रहेगा, नेट फोर्स 0। तो उठा के आगे ले जाओगे, वापस भाग आएगा, उठा के पीछे ले जाओगे, वापस चला जाएगा। तो कहीं भी सरफेस ऐसा दिख रहा है या मिनिमा दिख रहा है या डबल डिफरेंशिएशन देखो पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देख ऐसे याद कर, मिनिमा मतलब बहुत अच्छी बात, मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, स्लोप बढ़ रहा होता है। मिनिमा मतलब बहुत अच्छी बात, वहां पे हंसता हुआ ग्राफ बनेगा। मिनिमा मतलब हंसता हुआ ग्राफ बनेगा। मिनिमा मतलब, मिनिमा मींस व्हाट? स्माइलिंग कर्व। और स्माइलिंग कर्व मतलब स्माइल अच्छी बात है, वहां से पार्टिकल जाना नहीं चाहता, वहां पे खुश हो गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मैक्सिमा मतलब क्राइंग कर्व, वहां रो रहा है पार्टिकल, इधर उधर भाग जाएगा, वहां से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि नेट फोर्स यहां पे क्या लगेगा? 0, क्योंकि स्लोप 0 है। बताओ मैक्सिमा पे ऐसे रटते हैं ना यार, मैक्सिमा अगर कहीं पे है तो अनस्टेबल होगा भाई, अनस्टेबल होगा। और मैक्सिमा पे रोता हुआ ग्राफ बनता है, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। बता कितना आसान याद करना। मिनिमा 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 मतलब हंसता हुआ ग्राफ होगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल, हंसता हुआ अगर ग्राफ बनाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। और रोता हुआ मतलब कहां है? रोता हुआ अनस्टेबल है।
रोता हुआ मतलब अनस्टेबल है। क्लियर है? रोता हुआ कहां बनेगा? मैक्सिमा पे। मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? रोड है निगेटिव होगा। स्टेबल कहां होता है? मिनिमा पे। मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन कैसा होता है? हंस रहा है, पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छे समझ आया कि नहीं? याद रखना पड़ेगा ये। समझने के साथ साथ ये कंसेप्ट आपको याद भी रहना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखे। देखिए बेटा, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ देखा था। अगर मैं फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ बना दूं बेटा, किसका ग्राफ बना दूं बोलो? फोर्स और डिस्टेंस का। ऐसा ग्राफ बना दिया और मैं अब इस ग्राफ में आपसे पूछूं कि बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, तो कंसेप्ट आपको वही यूज करना है। मान लीजिए मैं बोलूं पॉइंट ए है, बी है और साहब सी है। इसमें बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? कैसे पता करेंगे बताइए? तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे बी पे। कहां जाएंगे बेटा? बी पे। और जाके बोलेंगे कि सर बी पे देखो स्लोप जीरो है ना। देखो मैक्सिमा यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमा जहाँ पे टर्न लेता है ऊपर जाके नीचे आता है, नीचे जाके ऊपर लेता है, स्लोप जीरो होता है। तो सर यहाँ पे स्लोप जीरो है, तो पक्की बात है स्लोप जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। रामलाल ग्राफ तो देख ले किसका है? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप फोर्स बताता है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप को फोर्स कहते हैं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ नहीं है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ है। तो फोर्स कैसे निकालेंगे? अरे भाई वाई एक्सिस में ही फोर्स रख दिया, तो यहां पे फोर्स जीरो है, यहां पे फोर्स ये कुछ एफ है, यहां पे फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो कहां कहां पे होगा? तो एट बी फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बी पे फोर्स ही जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी। तो स्टेबल अनस्टेबल क्यों बोलोगे? हाँ, अब बात करते हैं एट ए। अगर मैं ए पे देखूं तो ए पे फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप कैसा है? देखो बेटा, टेंजेंट लोगे एंगल 90 से कम मिलेगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि df बाई dr जो है हमारा पॉजिटिव है। स्लोप ऑफ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ पॉजिटिव है। फोर्स डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव देख के आप स्टेबल अनस्टेबल तो नहीं बता सकते। तो क्या करेंगे? आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है? ये आप जानते हैं। ये तो ग्राफ है कि एट ए पे ये कहानी है। अब ये रिलेशन आप जानते हैं, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा df बाई dr। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो ये df बाई dr इज इक्वल टू माइनस, इसी फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, कोई कंसेप्ट नहीं यूज करा, ठीक है ना? फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया। अब मैं आपसे को याद दिलाना चाहता हूं कि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझो जैसे स्टेबल की बात होगी तैसे आप याद करोगे मिनिमा पे। मिनिमा मतलब स्माइलिंग कर्व, स्माइलिंग मतलब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। क्या ये याद रख सकते हो? तो बोलो, क्या इतना याद रख सकते हो? अरे भाई बेसिक मैथ से याद कराते आ रहा हूं मैं। बिल्कुल रख सकते हो। अब रख सकते हो तो ध्यान से सुनो। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर पॉजिटिव है, कहां पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अरे भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ये पढ़ा है ना भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इसको रख दोगे पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो df बाई dr क्या आ जाएगा? देन df बाई dr क्या आ जाएगा? निगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव रखते हो तो निगेटिव। जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का स्लोप निगेटिव है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। भाई साहब प्राण निकल गए तेरे। बता निगेटिव स्लोप कहां है? यहां पे इस पॉइंट पे स्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम एट सी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक मिनट, स्लोप क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव रखोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो df वर्सेस r ग्राफ का स्लोप निगेटिव। हाँ, तो ये इसकी कहानी तो यही बंद हो गई थी ना। अरे भाई सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे स्लोप कैसा है? f वर्सेस r का पॉजिटिव। c पे देखोगे तो df बाई dr स्लोप, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप यहाँ पे कैसा है? निगेटिव। तो तुमने स्लोप निकाला है ना, कहाँ का स्लोप देखा है? ये c का। ये कहाँ का स्लोप है? a का। ये तो स्लोप देखा है। उसके बाद मैंने आपको कहा ना कि ये बेसिक फॉर्मूले से चलता है, f इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dr। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dr, ये मानते हो? अरे भाई फोर्स इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाई dr होगा, ये जानते हो, पढ़ा है। यही तो कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल के टर्म्स में। अब मैं कह रहा हूं कि इसको डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो df बाई dr और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r का रिलेशन आ गया। इससे क्या होगा? तो मैं जानता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मिनिमा पे होता है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा तो df बाई dr क्या होना चाहिए? निगेटिव, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो बताओ निगेटिव df बाई dr कहां है? फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप निगेटिव कहां पे है? यहां पे है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। समझ जी नहीं आया? चलो एक सवाल और करते हैं, छोड़। फोर्स वर्सेस r का ऐसा देखो ग्राफ, क्लियर है? अब सुनो अच्छे से।
हम बेसिक फॉर्मूले से जा रहे हैं, F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। बताओ ये ऐसा कहां पे है? अरे ये तो बेसिक फॉर्मूला, हर जगह ये होता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, सिंगल डिफरेंशिएशन करता हूं, इसी को डिफरेंशिएट करता हूं। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये होगा डी एफ बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर यू विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला पर्टिकुलर टर्म, किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला पर्टिकुलर टर्म मिनिमा पे होता है, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से देखो डी एफ बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस, और ये पॉजिटिव होना चाहिए किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा? निगेटिव। जहां पे फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा वहीं पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बताओ यहाँ पे स्लोप निगेटिव का है? यहाँ पे नहीं है स्लोप निगेटिव। देखो ऐसा स्लोप बनेगा, यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, मतलब ए पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे बी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई साहब प्राण निकल गए तेरे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं, मैं देख के बताना सिखा दूंगा आपको। तो सर ये कहानी क्यों बता रहे थे? कंसेप्ट भी सीखना जरूरी होता है, कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए एफ माइनस डी वाई डी आर होता है। अब स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ यू से आता है, तो कैसे देखोगे? तो एफ माइनस डी वाई डी आर होता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा। बताओ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है? मैक्सिमा पे, मैक्सिमा पे रोता हुआ ग्राफ, रोता हुआ ग्राफ मतलब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव। तो जैसे यहां पे निगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एफ वर्सेस आर ग्राफ का स्लोप निगेटिव आना चाहिए। ओहो हो, सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव स्लोप कहां पे? यहां पे देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? अब आसानी से देख के ना बता दूं, चलो सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना, एकदम फील करा दूंगा इसका, फिजिकली फील करा देता हूं। देख, मान लो पार्टिकल को यहां पे देखता हूं तो क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ देखो, फोर्स इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो है, तो इक्विलिब्रियम तो है। इक्विलिब्रियम तो है, लिख लो, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मान लो पार्टिकल को उठा के यहां रख दो। जब मैं पार्टिकल को उठा के यहां रखता हूं तो फोर्स कैसा लग रहा है? पॉजिटिव। देखो ना, ऊपर में फोर्स पॉजिटिव है और नीचे फोर्स निगेटिव है, तो यहां पे फोर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब आगे लगेगा फोर्स, आगे लगेगा फोर्स, मतलब वापस नहीं आएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओहो हो, क्या बता दिया। यहां देखो, इस पार्टिकल को उठा के कहीं भी ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, जहां ले जाओ, घर ले जाओ सर, देख इधर, यहां ले आओ, यहां पे पार्टिकल ले आओ। जैसे तुम पार्टिकल को यहां रखोगे, फोर्स निगेटिव है, मतलब पीछे लग रहा है। ओहो हो, पीछे लग रहा है सर, पीछे, तो पीछे से वापस ले आएगा ना। यहां रखो, बताओ फोर्स कैसा है? देखो पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव मतलब आगे। अरे भाई पॉजिटिव मतलब आगे, तो आगे मतलब यहां से उठा के यहां रखोगे, यहीं पे आ जाएगा। इसको यहां पे ले जाओगे, यहीं पे आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। देखो फील करा दिया मैंने, यहां भी करा दूं, देख इधर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे पार्टिकल रखा, बोलो फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देख क्या है यहां पे? देख क्या है पे? कहां देखूं सर? बताए स्टेबल है तो ये अनस्टेबल ही तो होगा। चल यहां देख, यहां पे रखा मैंने पार्टिकल को, यहां से उठा के यहां रख दिया मान ले, तो यहां पे पार्टिकल को रखूंगा तो फोर्स कैसा है? पॉजिटिव, मतलब आगे आ जाएगा। स्लोप नहीं देख रहे हैं भाई, वाई एक्सिस को देख रहे हैं। फोर्स पॉजिटिव मतलब वापस आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फंसने वाले बच्चे को मजा आ गया होगा, तुम गधे, तुम्हें लगा सर क्या बता रहे सर। काम करना, स्पीड को ना 0.9 पे करके देख, 0.8 0.7 पे करके देख, तब तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। भाई साहब रफ्तार ही मैच नहीं कर रहा तुम्हारा। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल, जेई का पूछा हुआ सवाल करा रहा हूं, ढंग से सुनिएगा प्लीज। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना है, ठीक है सर, बना लिया। इस लेक्चर में अपन पहले ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। इतना ही बात हुआ था ना, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, और ऐसा ग्राफ बनाता हूं, चलो ऐसा ग्राफ बना। तो ये किसका ग्राफ? पोटेंशियल एनर्जी का। देखो ये यू का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। अरे डॉटेड लाइन स्केलिंग के लिए किया है। ठीक है सर। और ये ग्राफ है तेरा मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी। यहां पे आर की वैल्यू ए है और यहां पे आर की वैल्यू बी है।
आर की वैल्यू क्या है, फिर ऐसे ग्राफ बना है। इन विच रीजन पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, इन विच रीजन पार्टिकल कैन एग्जिस्ट। जेई वालों ने 4 ऑप्शन बनाए थे। कैसे ऑप्शन बनाए होंगे कि 0 से A के बीच में, या A से B के बीच में, या B के बाद। पार्टिकल असल में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, या एनीवेयर फ्रॉम 0 टू B, फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम A टू इंफिनिटी। अब देखना ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा, मजा आ जाएगा। सवाल बहुत तगड़ा है। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है मैकेनिकल एनर्जी। बोलो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अच्छे समझना, क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है? हाँ। मैकेनिकल एनर्जी भी सिस्टम का पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। अगर नहीं याद है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मान लो पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव हो गया, पोटेंशियल ज्यादा निगेटिव होगा तो इन दोनों का सम निगेटिव आ सकता है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव। काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई पार्टिकल है, कहीं रियल में एग्जिस्ट कर रहा है पार्टिकल, तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, या उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब ध्यान से देखें, यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में कोई यू को लिख सकता हूं, ये दैट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर द एग्जिस्टिंग बॉडी, फॉर रियल बॉडी। किसी भी रियल में एग्जिस्ट करने वाले बॉडी के लिए या तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। अब काइनेटिक एनर्जी या तो 0 होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। अब अपन ग्राफ में देखें, तो ग्राफ में आते हैं, यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी है मैकेनिकल माइनस पोटेंशियल। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। मैकेनिकल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो निगेटिव आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहां से यहां तक देखो भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी ये है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मान लो 10 जूल है, मैकेनिकल एनर्जी 5 जूल है, तो 5 जूल माइनस, यहां पे देखो 10 जूल है ये, तो 5 माइनस 10 माइनस आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ये बस इसी पे सवाल बना है कि रियल में एग्जिस्ट वही बॉडी कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कैसे हो सकता है यार। काइनेटिक एनर्जी जब मैंने पढ़ाया था एकदम फील कराया था तुम्हें, बॉडी के मोशन की वजह से होता है। काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होता है यार, बॉडी रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, बॉडी मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। यहां पे देखो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ रहा है 0 से A तक और 0 से B तक। तो पार्टिकल कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर होगा इस सवाल का थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, ध्यान से लिख लेना बेटा। आंसर होगा फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। A से B के बीच में आ सकता है, ना तो उसके पीछे आएगा ना ही उससे आगे जाएगा। अच्छे से स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें फील आएगा थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कैसे स्टोर होती है, ठीक है ना भाई। कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा देता है, देखिएगा। मान लीजिए साहब एक ग्राउंड है, क्या है बेटा, ग्राउंड है। ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको समझाया था, पोटेंशियल एनर्जी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है, कोई डिफाइंड नहीं है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। अच्छा सर, तो कब डिफाइन होगा? जब वर्क होगा। और वर्क इंस्टेंटेनियसली डिफाइन नहीं होता, वर्क एक दो पॉइंट्स के बीच में डिफाइन होगा। एक ही पॉइंट पे वर्क हो जाएगा क्या? एक पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। वर्क कब होता है? देखो समझना इस बात को, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। और वर्क डन कब होगा? 2 पॉइंट के बीच में जब पार्टिकल को लेके जाएंगे। अब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक उठा के ले आए, बताओ वर्क डन कितना हुआ? हो सकता है तुमने धीरे 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 यहां पे लाया है तो कुछ तुम वर्क करोगे, लेकिन तुम्हारा वर्क पोटेंशियल को डिफाइन नहीं करता। आपको बताया था जहां हम वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करता है। तो सर यहाँ पे ग्रेविटेशन है, बेटा देखना, ग्रेविटेशन नीचे 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 नीचे, पार्टिकल को ऐसे ले जा रहा हूं, परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, तो कोई भी ग्रेविटेशन का वर्क नहीं हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन 0 है। तो इस पार्टिकल में कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। हाँ, फिर से मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं कर रहा, मैं प्लीज समझना। मैं बोलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पता नहीं, यहां से उठा के यहां रख दिया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पता नहीं, बट चेंज इन पोटेंशियल 0 है। क्यों?
क्योंकि ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया। बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल अगर 0 है, मैंने ये समझाया था आपको पहले क्लास में, इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 एंड वर्क डन बाय नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू होता है, तो डेल्टा यू 0 होगा, मतलब यू कांस्टेंट होगा। अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो पार्टिकल को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके जाते हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है 0, एंड इफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0 मींस चेंज इन पोटेंशियल 0। इसका पोटेंशियल क्या होगा मुझे पता नहीं, कितना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर 0 होता है तो पक्की बात है चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। अब वर्क डन होगा कब? पार्टिकल या तो नीचे आओ या ऊपर जाएगा। मान लो इस पार्टिकल को धीरे 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 ऐसे घुमा घुमा के धीरे 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 घुमा घुमा के यहां ले आया। अब तो कितना भी घुमा के लाओ, ये अगर इनिशियल पॉइंट है 1 और ये फाइनल पॉइंट है, तो यहां से यहां का जो वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का, GRAVT, ग्रेविटी का, वो कितना होगा? तो मान लो यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H तो होगा mgh। सही लिखा क्या? नहीं, गलत है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए नीचे mg, ये है तेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, और धीरे धीरे उठा के ऊपर ले जाऊं, देखना ये एरो, तो वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा सर, क्या होगा? निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अरे साहब ऐसे कर लीजिए ना, आप ऊपर लेके गया हूं मैं यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट h हाइट ऊपर, फोर्स नीचे, तो वर्क ऊपर गया कैसे? अरे भाई मैं भी था, धीरे 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 उठा के ऊपर ले गया, तो मेरा वर्क डन पोटेंशियल इसको डिफाइन नहीं करता, मैं नॉन कंजर्वेटिव हूं। कंजर्वेटिव ने कितना वर्क किया? -mgh। क्लियर है? ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे कहानी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh होगा, बात खत्म। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को -Δu लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख सकते हैं। ये असली वाला है फॉर्मूला, ये हमेशा वैलिड होता है, असली है। ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क -Δu होता है, ये इस कंडीशन के लिए नहीं है, हमेशा वैलिड होता है ये। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, उसने वर्क किया है, तो उसका नेट वर्क डन इज इक्वल टू -Δu होगा। ठीक है सर। अब तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना है? -mgh लिख दो, -mgh इज इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो फाइनल पोटेंशियल मतलब 2 पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल को 2 पॉइंट लिख दो ना, दूसरे पॉइंट, फाइनल पॉइंट 2 है, इनिशियली 1 था, तो 2 का पोटेंशियल -1 का पोटेंशियल आ जाएगा mgh। मतलब पार्टिकल को अगर ऊपर ले गए तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आया है, मतलब u2 का वैल्यू ज्यादा रहा होगा, तभी वैसे u1 घटा है तो भी पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर ले जाते तो पोटेंशियल बढ़ता है। अब सुनो ध्यान से, तो यहां से यहां तक ले जाने में हम फर्स्ट पॉइंट का और सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन या पोटेंशियल वैल्यू नहीं बता सकते, बट चेंज इन पोटेंशियल तो इतना होगा, और ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो चेंज इन पोटेंशियल does not depends upon path, only on vertical displacement, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैं ऐसा मानूं कि इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, इफ आई एज्यूम, वैसे रेफरेंस पॉइंट कहां पे मानते हैं? इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम समझते हैं कि दो बॉडी के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, चाहे ग्रेविटेशन हो या कुछ भी, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट वहां पे होगा नहीं। सुनना मेरी बात, जैसे दो बॉडी है, उसको इन्फिनिटी लार्ज डिस्टेंस पे रख दूं, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा r² होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। r को इन्फिनिट रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो उनका इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी 0 आप मान कहीं भी सकते हैं, वैसे मानते कहां पे? इन्फिनिटी पे, लेकिन आप कहीं भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इफ आई एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट ग्राउंड, अब जहां पे भी मैं पोटेंशियल 0 मानूंगा वो मेरा बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट। जहां पे पोटेंशियल 0 मानूंगा वो मेरा बन जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो बताओ रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ग्राउंड। मतलब u1 का पोटेंशियल क्या हो गया? 0। हेंस पोटेंशियल एट u1 बिकम्स 0। अरे भाई यहां से चलना है ऐसे,
पोटेंशियल हो गया जीरो। तो अगर UN का पोटेंशियल जीरो हो गया तो फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का आ गया U इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे h का है ग्राउंड से हाइट, जहाँ पे अपने पोटेंशियल जीरो माना है। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं मानते, 5 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जीरो सिंप्लिसिटी के लिए माना है। यहाँ पे अगर आप 5 माने तो इधर -5 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +5, तो mgh +5 आएगा। मतलब दिस डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। दिस पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जीरो माना है तो यहाँ पे mgh होगा, रेफरेंस पे डिपेंड करता है साहब। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आया ये बात। अब सुनना ध्यान से। सर अगर मैं U2 पे रेफरेंस मानूं तो मेरी मर्जी, पागल आदमी हूं मैं, हमें सिंपल चीजें पसंद ही नहीं है। ग्राउंड पे रेफरेंस मानने को बोला था, ग्राउंड पे रेफरेंस माना, बड़ा बढ़िया आ गया पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैं ऊपर मानूंगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो at point 2 मीन्स U2 इज जीरो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो मान लेता हूं, मान ले, ये फॉर्मूला है। ये कहां पे जीरो मानो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कहीं भी जीरो मान सकते हो। यहां पे जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो वही रहेगा, वो तो mgh ही रहेगा। तो अगर तुम U2 को जीरो मानते हो तो U1 क्या आ जाएगा बोलो? -U1 है, उसको इधर ले आओ, mgh को उधर ले आओ तो -mgh। मतलब ये तो समझ आया कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। रेफरेंस पॉइंट से नीचे आते हो तो निगेटिव हो जाता है। अगर तुम यहाँ पे रेफरेंस मानते हो तो नीचे आ गया ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जाने पे ही बताया था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कौन से फॉर्मूले से? इससे। अगर वर्क डन बाय पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा U -डेल्टा U बराबर पॉजिटिव, मतलब डेल्टा U निगेटिव, मतलब पोटेंशियल घटेगा। तो अब नीचे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा और ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तो अपन ने बात कर ली, अब ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने यहां पे रेफरेंस माना है। रेफरेंस कहां पे मान सकते हैं? कहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम कहीं भी रेफरेंस मानो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो mgh होगा, इसलिए रेफरेंस तुम कहीं भी मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? चेंज इन पोटेंशियल इज वर्क डन, वर्क डन इज डिपेंड्स अपॉन पाथ। देख भाई, मैं यहां से यहां तक अगर h हाइट आता हूं, जैसे यहां से यहां तक जाता हूं, मतलब एक पॉइंट से 2 पॉइंट से जाता हूं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो, h हाइट जाता हूं तो -mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी -mgh। यहां से यहां जाऊंगा h हाइट -mgh, यहां से यहां जाऊंगा h हाइट -mgh, यहां से यहां जाऊंगा h हाइट। अरे यार गजब करता है यार, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक h हाइट ऊपर गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? -mgh। यहां से यहां गया -mgh, यहां से यहां गया -mgh, यहां से यहां गया -mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम h हाइट पे यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, सेम होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहां से कहां जा रहे हो। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने जीरो कहां माना है, जीरो कहां माना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। और पूछते हैं साहब ये पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट, बट चेंज इन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस पॉइंट। सुनो अब ध्यान से। मान लो एक m मास है, एक m मास h हाइट ऊपर है, एक m मास h हाइट नीचे है। अब तुमसे तीनों का पोटेंशियल पूछ रहे हैं, नहीं बता सकते, बताएंगे नहीं। रेफरेंस पॉइंट बताओ। तो रेफरेंस पॉइंट कहीं भी जीरो मानना पड़ेगा। कहाँ पे जीरो मान सकते हैं? कहीं भी, लेकिन आप वही मानोगे ना जहाँ से विजुअलाइज करना ईजी हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे जीरो मानो। अब बोलते तो इसको रेफरेंस पॉइंट है लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे अगर जीरो माना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह पोटेंशियल इतना ही रहेगा, तो असल में रेफरेंस लाइन बन जाता है। बोलते रेफरेंस पॉइंट है लेकिन ये बन जाता है लाइन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपन चलेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे तो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। तो बताओ, अगर मैंने यहाँ पे जीरो माना है, और माना है ये लिखना पड़ेगा, माना है, एज्यूम किया है, तो ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C। A का पोटेंशियल बोलो जीरो, क्योंकि माना ही था जीरो। B का बोलो +mgh और C का बोलो -mgh। हाँ, ये हाइट अगर h दिया हुआ है तो क्या होगा बोलो? -mgh। क्लियर है क्या? ये बहुत अच्छे से समझ आया आपको? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेना है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रेफरेंस पॉइंट पे कैसे डिपेंड करेगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता, ये समझ आया। अब लिखेंगे कैसे डिफरेंट सिस्टम के लिए, चलिए देखिए थे लिखेंगे कैसे साहब। देखिए मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट,
बोलते पॉइंट है लेकिन होता लाइन है। लाइन होने का कारण भी बता दिया मैंने। जहां पे रेफरेंस पॉइंट बोल दे वहां का पोटेंशियल आप जीरो मान लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अभी। चलो मान लो एक साहब रॉड है, क्या ये रॉड, मास m, लेंथ l, m मास और l लेंथ का रॉड है। अब हमें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? बीच में। अब असल में देखें तो मास यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, l लेंथ पे है। तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो किसी एच हाइट पे होगा रेफरेंस पॉइंट से। लेकिन अगर रिजिड बॉडी है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से लिखे। तो साहब ये सिर्फ L/2 हाइट पे है, ऊपर है, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस mgL/2, ये आएगा प्लस mgL/2। अच्छा साहब मान लो रॉड है और एक थीटा एंगल पे टिल्टेड है, मास m है, लेंथ l है। अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो हमें बस ये देखना है रिजिड बॉडी का कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो हमें तो इस लाइन पे पता है कि पोटेंशियल जीरो है, तो इस लाइन से वर्टिकल हाइट देखेंगे अपन इसके सेंटर ऑफ मास का। अगर बेटा ये L/2 है तो L/2 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा L/2 साइन थीटा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगा? प्लस mgL/2 साइन, ऊपर में आएगा ना यार, पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा U इज इक्वल टू mgL/2 साइन थीटा। ये कहानी है। अच्छा मान लो अगर हाफ रिंग की बात करें तो यार अभी सेंटर ऑफ मास तो अपन डिफरेंट सिस्टम का पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी, और सवाल भी नहीं होगा, लेकिन एक बार को समझा देता हूँ कि हाफ रिंग है, मान लो इसका मास है m, रेडियस है r, यहाँ पे इसका सेंटर है, रेडियस है r। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बेटा यहाँ पे होता है। पढ़ाऊंगा, अभी नहीं सवाल करना कि क्यों होता है, वो बढ़ाऊंगा मैं, नहीं पढ़ाया तो सवाल नहीं, बता देता हूँ कि होता है यहाँ पे 2r/π पे, मैंने बता दिया। अब अगर मान लो रिंग का पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे? रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो mg 2r/π, mg 2r/π प्लस में, ऊपर है इसीलिए, ठीक है बेटा। अब देखो मान लो एक रिंग लिया मैंने, सॉरी रिंग नहीं, अपन रिंग ले लेते, चलो मान लो रिंग लिया, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होता है, रेडियस r हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgr, ठीक है। इधर देखो मान लो एक चेन है, ठीक है भाई, ये चेन है, इस चेन का मास है m और लेंथ है l। क्या है भाई? इस चेन का मास है m और लेंथ है l, ठीक है। चलो मास है m, लेंथ है l, इसमें से आधा लेंथ नीचे हैंग्ड है। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो मान लो अगर ये चेन पूरा ही ऐसा होता, इस सरफेस पे रख देता, पूरा ही चेन को यहाँ रख देता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पूरा ही चेन यहाँ पे रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। लेकिन इसका कुछ हिस्सा नीचे चला गया, तो अपन पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे लिखेंगे? कितना हिस्सा गया? आधा। तो कितना मास गया होगा? m/2। अरे भाई पूरा मास अगर इसका है m और लेंथ है l, तो नीचे कितना गया? आधा। L/2 लेंथ है तो आधा मास गया। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 पे होगा। रेफरेंस लाइन से सेंटर ऑफ मास नीचे L/2 पे होगा। अब जब इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो अब लिखेंगे माइनस, नेगेटिव क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है, लिखेंगे माइनस। कितना मास नीचे है? m/2 g, और सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है रेफरेंस लाइन से? L/2। ओहो हो, L/2 तो ये रहा, इसका आधा पे सेंटर ऑफ मास होगा तो L/4, तो ये हो जाएगा L/4। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा आपका माइनस mgL/8, ये आएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस चेन का। अच्छा सर एक मिनट बताओ, ये तो आपने इसकी बात करी, मास हाफ, लेंथ हाफ, तो सेंटर ऑफ मास L/4 पे होगा, तो ये L/4 पे होगा, तो आप लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस mgL/4। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये तो इसकी बात करी बस, अगर इसकी बात करें तो रेफरेंस लाइन पे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो इस सिस्टम का आएगा वो आएगा माइनस mgL/8, माइनस mgL/8। क्लियर है क्या? अब देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स वर्क कैसे करता है? तो स्प्रिंग फोर्स मैंने एनएलएम में पढ़ाया था,
स्प्रिंग में जितना इलॉन्गेशन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कांस्टेंट फोर्स हो गया कि वेरिएबल? तो बेटा ये वेरिएबल फोर्स हो गया। जितना ज़्यादा स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगा वर्क उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए कि स्प्रिंग बनाते हैं। बेटा स्प्रिंग एक लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको, याद नहीं है तो पहले वो देख लेना लेक्चर। मान लो ये मीन पोजीशन पे स्प्रिंग कांस्टेंट है के मीन पोजीशन पे मीन लेंथ पे। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मैं आगे खींचूं तो स्प्रिंग ऐसा बनेगा, देखना। यहां पे मान लो मैं आके खींच रहा हूं तो कितने डिस्टेंस ये खींच चुका है? तो मान लीजिए कुछ x1 इलोंगेशन पे। तो x1 इलोंगेशन पे तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स बताओ किधर है? पीछे। सर पीछे क्यों? तो स्प्रिंग फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग अपने लेंथ में होने वाले चेंज को अपोज करता है अपने मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगा के। ये स्प्रिंग फोर्स है SF। और धीरे धीरे खींच रहा हो तो स्प्रिंग फोर्स उतना ही लगेगा जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर यहां पे इलोंगेशन अगर x1 है तो स्प्रिंग फोर्स होगा KX1। मान लो यहां से स्प्रिंग को खींच के x1 से खींच के यहां तक ले आया, ये रहा मीन पोजीशन, यहां से x2 डिस्टेंस पे खींच के लाया, तो वर्क डन x1 से x2 तक खींच के ले जाने में क्या होगा? बाय स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। तो किसी भी x डिस्टेंस पे मान लो, किसी भी x डिस्टेंस पे अगर मानते हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इनटू dx। फोर्स लिख रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ वर्क बता रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स लिख रहा है सिंपल, -1 इसका ही नहीं आएगा। अरे भाई सिर्फ वर्क लिख रहा हूं तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक वर्क? कहां से कहां तक? फ्रॉम x1 टू x2 बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लिखी है। अब ध्यान से देखना, स्प्रिंग फोर्स बोल कहां है? पीछे। और नेट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? आगे। अरे भाई किसी भी x पे होगा तो आगे खींच के ले जा रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, मैं मान रहा हूं। लेकिन वहां पे स्प्रिंग फोर्स तो लग ही रहा है ना। तो मैं सिर्फ स्प्रिंग फोर्स के वर्क में इंटरेस्टेड हूं। तो ये कितना आगे खींच के ले जा रहा है या ये कितना वर्क कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। तो ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स बोलो क्या हो जाएगा? kx इंटू dx cos 180 डिग्री। सीधा माइनस लिखता हूं तो कंफ्यूज हो जाते तुम, cos 180 डिग्री क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है। f dx cos थीटा होगा, थीटा विच मीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोलो पीछे, डिस्प्लेसमेंट बोलो आगे। x1 से x2 तक खींच के लेके जा रहा हूं। कहां से कहां तक वर्क निकालना है? x1 से लेके x2 तक। cos 180 डिग्री की वैल्यू बोलो, cos 180 डिग्री की वैल्यू बोलो -1, तो माइनस आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, तो माइनस के x²/2। अरे x²/2 फ्रॉम x1 टू x2। तो बोलो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -12 kx, ऐसे लिखते हैं, -12 k x2 का होल स्क्वायर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। अरे भाई ये फाइनल पोजीशन दूर हुआ ना, मीन पोजीशन से बहुत दूर, x2 फाइनल हो, ये इनिशियल। तो पक्की बात है ये वाला टर्म जो पूरा होगा ना, ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये ज़्यादा होगा। मतलब वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन इज निगेटिव। अगर स्प्रिंग फोर्स को मैं बाहर खींच के ले जाता हूं ना, लेकिन स्प्रिंग फोर्स नहीं चाहता कि स्प्रिंग आगे जाए, तो इसके चेंज इन लेंथ को अपोज करता है, तो पीछे लगा रहा होगा फोर्स, तुम आगे खींच के ले जाओगे। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा कंप्रेशन में, तो जब तुम कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग फोर्स आगे लगता है। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इज नेगेटिव। लो भाई बताओ समझ आया कि नहीं अच्छे से? एकदम वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन इलोंगेशन और कंप्रेशन इज नेगेटिव। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक स्प्रिंग को मैं इलोंगेट कर रहा हूं तो मैंने कितना वर्क किया, सिर्फ अगर मेरे वर्क के बारे में बात करोगे तो मैं तो इसको आगे खींच रहा था, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा बेटा। क्यों सर? अरे मैं तो आगे खींच रहा हूं। एक्सटर्नल का पूछेगा तो एक्सटर्नल की बात करेंगे, और अगर इंटरनल पूछेगा, स्प्रिंग फोर्स की वर्क पूछेगा, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है। तो हम मीन पोजीशन से दूर ले जाऊंगा और फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगा तो वर्क नेगेटिव। अंदर कंप्रेस करूंगा, मैं कंप्रेस करूंगा तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव इन कंप्रेशन और इलोंगेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया। अब स्प्रिंग फोर्स होता कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्यों कंजर्वेटिव होता है? तो देखो ध्यान से, अगर एक नॉन कंजर्वेटिव होता ना वर्क डन विद स्प्रिंग फोर्स, जैसे जैसे फ्रिक्शन होता है, तुम्हें अब पोटेंशियल नहीं समझना है ना, देख मजा आएगा। अब नहीं, अगर फील आया ना तो कभी नहीं आएगा। फील करा देता हूँ, देख मान ले एज्यूम कर ले कि स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग नहीं, अब ब्लॉक है और सरफेस रफ है। मैं इस ब्लॉक को, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिख जाएगा तुम्हें, देखना ध्यान से, इस ब्लॉक को बता देना मुझे पोटेंशियल एनर्जी समझ आया कि नहीं आया, देखना ध्यान से। इसको मैं बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे 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 ला के यहाँ रख देता हूँ। सिर्फ बहुत धीरे धीरे ला रहे थे तो आपका कितना भी फोर्स हो आगे की तरफ एक्सीलरेट कर जाएगा, नहीं फ्रिक्शन लग रहा था। और जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो फ्रिक्शन बोलो कहाँ लगेगा? पीछे। अगर वर्क डन में फ्रिक्शन पूछो तो नेगेटिव होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं धीरे 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 ला के यहाँ पे इसको छोड़ दिया, पीछे भागेगा क्या? क्यों? ग्रेविटेशन ने वर्क तो किया ना इस पे, कहाँ गया वो? हीट में लॉस हो गया। सॉरी फ्रिक्शन ने वर्क किया था ना इस पे, निगेटिव, कहाँ गया वो? लॉस हो गया। लॉस हो गया, खत्म। हाँ खत्म, हमेशा के लिए खत्म। हाँ भाई खत्म। तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर ऐसा कुछ नहीं। देखो फिर से बताता हूँ, मैं इसको बहुत धीरे 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 ला रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। मैं जब यहाँ पे लाऊंगा तो मेरा वर्क डन कुछ पॉजिटिव होगा तो फ्रिक्शन का निगेटिव होगा। जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो ये स्प्रिंग है और मैं इसको बहुत धीरे धीरे खींच रहा हूँ, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा होगा, स्प्रिंग वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा ये सिखा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको धीरे धीरे खींच के यहाँ तक लाया और जैसे मैं छोड़ूंगा ये पीछे भाग जाएगा। अरे भाई स्प्रिंग है, मैं धीरे धीरे लाया और जैसे मैं छोड़ूंगा तो पीछे भाग जाएगा। अब बताओ पीछे गया क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा दिया। अब जैसे मैं भी हट गया तो ये क्या होगा? तुरंत से भागेगा। तुरंत से क्यों भागा? तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है ना तो सिस्टम चुप नहीं बैठता, उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे बॉल को धीरे धीरे मैं उठा के यहां ले जा रहा हूं तो ग्रेविटी ने निगेटिव वर्क किया था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में निगेटिव वर्क होने की वजह से इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, इसकी हाइट की वजह से, इसके पोजीशन की वजह से। इसलिए उसका नाम पोटेंशियल एनर्जी रखा। पोटेंशियल, पी फॉर पोजीशन, पी फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी रखा। स्प्रिंग में भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। क्यों? अभी तुम्हें इलस्ट्रेशन दिखा है, फ्रिक्शन की लग रहा था, वर्क हो रहा था तो फ्रिक्शन को वापस नहीं ले जा पाया, सारा वर्क लॉस में चला गया। मैंने भी वर्क किया, फ्रिक्शन ने वर्क किया, सब खत्म, यहाँ पे लॉस हो गया, पूरा खत्म, बॉडी जैसे की तैसी रहेगी। लेकिन मैं जो वर्क कर रहा था, फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज कर रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के फॉर्म में स्टोर हो गया था, मैं यहाँ पे छोड़ हुआ था। अगर मैं हटा दूँ अपना फोर्स तो अचानक से ये बॉडी पीछे भाग जाती है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन में स्प्रिंग फोर्स इसमें स्टोर था वो फिर से रिलीज हो जाएगा, फिर से पार्टिकल पीछे चला जाएगा। रिलीज हो गया एनर्जी रिलीज हो गया तो एनर्जी स्टोर था तभी तो रिलीज हुआ। तो कौन सी एनर्जी रिलीज हुई? पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ यहाँ पे अच्छे से, स्प्रिंग फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्क डन को हम पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं। वर्क डन किसी पॉइंट में होता है, इंटरवल में होता है, पॉइंट में नहीं होता। अच्छा, तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को माइनस डेल्टा यू। और माइनस डेल्टा यू को ये टर्म लिखूंगा तो साफ साफ तुम्हें यहां से दिख जाएगा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस के टर्म से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होगा तेरा यहाँ पे देखिएगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहां भी हमने क्या डिफाइन किया? चेंज इन पोटेंशियल। यहां भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं किया हमने। अब मान लो यहां पे, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे इस पे, क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, अभी तक समझिए। अगर मैं यहां पे x1 को 0 मान लूं, अब यहां पे समझना, मीन पोजीशन इसको अलग से लिखना है, यहां पे लास्ट में लिखना एट मीन पोजीशन पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूं, u इज 0 एट x इज 0, मान लो यहां से यहां तक गया मैं, तो x1 को 0 मान लेता हूं मैं, x1 0 हो जाएगा तो मीन हो जाएगा, और यहां पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया पोटेंशियल 0, तो किसी भी x पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? तो देखो अगर मैं x1 को 0 मान दूं, यहां पे x1 को 0 ही मान लूं,
पहले x1 कुछ था 5 मीटर 4 मीटर, कुछ भी x1 था, वेरिएबल है ना x1, फिक्स तो नहीं है कि 1 मीटर हो 2 मीटर हो 3 मीटर हो। तो अगर मैं x1 को 0 मान लूँ तो मीन पे आ जाएगा, और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी हमने रेफरेंस मान लिया, मीन इज रेफरेंस। तो मीन पे जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 माना तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, और यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0। तो किसी भी x पे पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मीन में पोटेंशियल 0, अगर मैं आगे खींचूंगा पोजीशन आगे आएगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा, क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और जब मैं कंप्रेस करूंगा तो भले ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन एक स्क्वायर है, अगर नेगेटिव रखो तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, समझना है यार, अगर मैं स्प्रिंग को खींच दूं तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो भी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होगा, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा। तो तुम कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होता है। तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो पहले लिख लो, अभी सुन के स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। इफ स्प्रिंग इज इलोंगेटेड एंड और कंप्रेस्ड, पोटेंशियल एनर्जी विल स्टोर इन ए स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग को इलोंगेट करे और कंप्रेस करे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। इफ स्प्रिंग इज मूव फ्रॉम इलोंगेटेड टू मीन और कंप्रेस्ड टू मीन, कंप्रेस टू मीन होगा या इलोंगेटेड टू मीन होगा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। अगर मैं खींच के इलोंगेट कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। अरे यार, इलोंगेटेड पोजीशन में होगा या कंप्रेस्ड पोजीशन में होगा, एनर्जी स्टोर होगी। और इलोंगेटेड से मीन पे आता है या कंप्रेस्ड से मीन पे आता है तो एनर्जी लॉस होगा। क्लियर है? अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पहले नेक्स्ट लेक्चर में स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।